वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने लेक्चरशिप की सिलेक्शन का जो एक सफ़र था उसको शेयर करना चाहूँगा। आप इस वीडियो में जानेंगे कि मैंने रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए कौन सी बुक्स को फॉलो किया, हेल्पिंग मटेरियल मेरे पास कौन सा था, ऑनलाइन रिसोर्सेज जो थे उनको मैंने कैसे यूटिलाइज़ किया। इसके अलावा रिटन टेस्ट क्लियर होने के बाद मैंने इंटरव्यू की तैयारी कैसे की, उसके लिए लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरे इस सफ़र का आगाज़ होता है सन 2017 से, जब मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट दी लेक्चरर मैथमेटिक्स के लिए, और अनफॉर्चुनेटली मैं ये टेस्ट जो था वो क्लियर नहीं कर पाया था। उस वक्त 55.5 पे मेरिट क्लोज़ हुआ था उस वक्त, और मेरे मार्क्स थे 53.75। सो उस नाकामी से मैंने कुछ सीखा, और वो सीखा मैंने ये कि मेरे कुछ एरियाज़ थे जिनको मैंने अच्छे तरीके से उन पे काम मैंने नहीं किया था। सो अब जब 2020 में लेक्चरशिप की बारे में एक रूमर शुरू हुई कि इस तरह सीट्स कुछ आ रही हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, तो मैंने बाकायदा एडवर्टाइजमेंट का भी इंतज़ार नहीं किया और मैंने अपनी तैयारी का आगाज़ कर दिया था जून में ही। और मैंने आगाज़ किया अपनी उन वीकनेसेस से जो 2017 में मेरे लिए फेलियर का बायस बनी। अब उसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि 2017 के टेस्ट में जो मुझे अपने आप में एक वीकनेस नज़र आई टेस्ट देने के बाद, वो ये थी कि मुझे बीएससी का जो सिलेबस था उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली मैंने उसे मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर दिया था। मैंने एसएम यूसुफ की कैलकुलस, मैथमेटिकल मेथड्स बाय एसएम यूसुफ, उसके बाद मैकेनिक्स बाय के गौरी वगैरह वगैरह, ये जो सारी बीएससी की बुक्स हैं इनको टोटली इग्नोर कर दिया था। तो ये मेरे लिए एक धचका साबित हुई, इसमें से बहुत कुछ वहाँ पे आ गया। आप जानते हैं पीपीएससी के एग्ज़ाम में एक मार्क्स जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, तो इसमें काफ़ी सारे एमसीक्यू हुआ है, एंड दैट कॉज्ड अ बिग कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन फॉर मी। बट इन 2020 आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन विद द बीएससी कोर्स। जैसे वो कहते हैं कि दूध का जला आज भी फूंक फूंक कर पीता है, तो मैंने भी अपनी प्रिपरेशन का आगाज़ वहीं से किया जो मुझे लगता था मेरी वीकनेस थी, जिसकी वजह से मेरा टेस्ट क्लियर नहीं हो पाया था। सो बीएससी में मैंने सबसे पहले कैलकुलस बाई एसएम यूसुफ को देखा। उसमें मैंने रिज़ल्ट्स जो थे उनको जनरली मैंने एक देखा, बर्ड्स आई व्यू लिया उनका, और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे उनको मैं रफ एक पेज पे अलहदा नोट करता जाता था, बुलेट्स नोट्स की तरह। इसके बाद मैंने मैथमेटिकल मेथड को देखा। और हाँ, एक बात यहाँ पे मैं शेयर करता जाऊँ, कैलकुलस मैंने कतन ये नहीं मैं कह रहा कि मैंने पूरी बुक को पढ़ डाला, उसमें कुछ चैप्टर्स थे जो मेरे कुछ सीनियर्स ने मुझे बताया था कि आप इनको इग्नोर करना चाहें तो कर सकते हैं, उनको मैंने छोड़ा था। वो डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको सेपरेट शेयर कर दूंगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। इसके अलावा मैथमेटिकल मेथड मैंने शुरू किया, उसके भी बहुत सारे चैप्टर्स मैंने किए। एक आध चैप्टर जैसे लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन था उसको मैंने इग्नोर किया था, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्स में मुझे लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस जो थे वो एज सच नहीं मिले थे। अच्छा, उसके बाद मैंने के गौरी की जो मैकेनिक्स की बुक है उसको स्टडी किया। वेक्टर एनालिसिस की जो बुक्स होती हैं, इस तरह टोपोलॉजी की, फंक्शनल की, जो पाकिस्तानी राइटर्स की हमारे पास बुक्स हैं, उनको मैंने देखा जो बीएससी लेवल पर मोस्टली पढ़ाई जाती हैं हमारे पंजाब में। ठीक है जी। उसके बाद मैंने नेक्स्ट जो काम किया वो था मैंने एफएससी को टाइम दिया, और एफएससी की जो दोनों बुक्स हैं फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की, उनको मैंने मैक्सिमम 4 to 5 डेज दिए, जिसमें मैंने उन तमाम चैप्टर्स को क्लियर किया फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के। उनके बुलेट नोट्स बना लिए, उसमें से कुछ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे पॉइंट्स उनको सेपरेट लिख लिया। एंड देन फाइनली मैं एमएससी का जो कोर्स था उसकी तरफ बढ़ा। वहाँ मैंने जो हमारे ऐसे कोर्सेज हैं जो तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे हैं, अलजबरा, ग्रुप थ्योरी, उसके अलावा रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ओडी वगैरह, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस, इन सब्जेक्ट्स को मैंने देखा। जितना मेरे पास इनका मटेरियल था जो मैंने बीएस में खुद लिखा हुआ था अपने नोट्स की शक्ल में, उनको देखा। ऑनलाइन रिसोर्सेज में मैंने mathcity.org वेबसाइट है, मेरे मोहतरम उस्ताद मोहतरम जो हैं वो डॉक्टर अतीक रहमान साहब, उनकी बनाई हुई, उसका मैंने बहुत ज़्यादा जो है वहाँ से नोट्स वगैरह डाउन। तो ये थी मेरी रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन। आगे चलते हैं, अब हम इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। ऑलराइट व्यूअर्स, लेट्स कम टू द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए एक तो अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए और इंटरव्यू पैनल्स को कैसे फेस किया जाता है उसके लिए मैंने यूट्यूब की बहुत सारी हेल्प ली। इसमें मैंने यूपीएससी इंडियन जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, या हमारे सीएसएस के जो मॉक इंटरव्यूज़ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के चैनल्स पर पड़े हुए हैं, उनको मैंने देखा, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश की। हाउ टू सिट इन द इंटरव्यू, हाउ टू बिहेव, हाउ शुड यू मेंटेन योर आई कांटेक्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने वहाँ से देखने की कोशिश की। और उसके बाद एक एडवांटेज हमारे लिए ये हुआ कि हम मेल्स जो हैं हमारे इंटरव्यू से पहले
فیمیلز کے لیکچر میتھمیٹکس کے جو ہے وہ انٹرویو ہونے تھے. تو اس میں ہمارے لیے یہ ایک آسانی پیدا ہو گئی کہ ہماری جو سسٹرز تھیں وہ اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کرتی رہتی تھیں ہر انٹرویو کے بعد کہ ہم نے انٹرویو میں کیا کچھ دیکھا, کیسے کویسچنس کیے جاتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی آپ کہہ لیں کہ اپرچونٹی ثابت ہوئی کہ اس میں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور میں نے اپنے تئیں جو کچھ ایسے کویسچنز ہوتے ہیں جو تقریباً ہر انٹرویوز میں پوچھے جاتے ہیں, لائک انٹروڈیوس یور سیلف, like why should we select you as lecturer mathematics, what makes you unique than other candidates. یہ جو کویسچنز ہیں جو ٹپیکلی ہر انٹرویو میں اکثر پوچھ لیے جاتے ہیں, تو ان کا آنسر میں نے اپنے طور پر پہلے سے ہی تیار کر رکھا تھا. اس کے علاوہ جو کرنٹ ہمارے پاس افیئرس چل رہے ہیں, کرنٹ ایشوز تھے اس وقت کے, اب تو وہ کرنٹ ایشوز میں شاید شمار نہ ہوں کیونکہ میں راؤنڈ اباؤٹ نومبر اور دسمبر 2020 کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت کرتارپور کوریڈور ریسنٹلی جو ہے وہ کھولا تھا گورنمنٹ آف پاکستان نے. اس کے علاوہ اسرائیل وغیرہ کے جو ایشوز تھے, اس کے علاوہ طالبان جو تھے وہ افغانستان میں جو ڈیولپمنٹ ان کے حوالے سے ہو رہی تھی, یہ کرنٹ ایشوز موسٹلی وہاں پہ اس وقت چل رہے تھے. اس کے علاوہ اکانومی کا ایشو ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو کور کرنے کے لیے, کرنٹ افیئرس کو کور کرنے کے لیے میں موسٹلی نیوز پیپر ریڈ کرتا تھا. میں نے کوئی جو مارکیٹ میں اویلیبل بکس ہیں جنرل نالج کے لیے ان کا سہارا نہیں لیا, کرنٹ ایشوز کے لیے ان کا سہارا نہیں لیا, میں جسٹ نیوز پیپر پڑھتا تھا. اب نیوز پیپر آپ کون سی پڑھیں, دیٹ از اپ ٹو یو, آپ کو جو اچھی لگے وہ آپ پڑھیں. میں ویسے ڈیلی جنگ پڑھا کرتا تھا اور ڈیلی ایکسپریس پڑھا کرتا تھا, آپ جو سی مرضی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. تو اس سے آپ کا جو کرنٹ افیئرز ہیں ان پر آپ کی گرفت جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی, آپ کے لیے آسانی ہوگی. سو اس طرح کر کے میں نے اس حصے کو آپ کہہ لیں کہ پریپیئر کیا. اب فائنلی آپ کے ساتھ میں وہ جو چیز جس کے آپ انتظار میں ہیں اس کو شیئر کرنا چاہوں گا کہ انٹرویو والے دن یا انٹرویو دینے کے لیے جب میں روم میں گیا تو وہاں کیا کچھ ہوا, یہ ایکسکلوسیو معلومات انشاءاللہ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. سو لیڈیز اینڈ جنٹلمین, ہم پہنچے 30 دسمبر والے دن. میرا انٹرویو تھا 30 دسمبر 2020 کو میرا انٹرویو تھا. ہم انٹرویو دینے کے لیے جب پہنچے تو ہمیں ایک ویٹنگ ایریا میں بٹھایا گیا جہاں پہ سب سے پہلے ہمارے جو ڈاکومنٹس تھے, میں کہوں گا کہ ایک طرح کی ویریفیکیشن ان کی گئی, اور اس ویریفیکیشن کے بعد ہمیں بٹھا دیا گیا کہ اب آپ انتظار کریں, آپ کو کال کیا جائے گا. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے میرا شاید 7واں یا 8واں نمبر تھا انٹرویو کا. تو ایک تو یہ تھا وہاں پہ کہ جو لوگ انٹرویو دے دیتے تھے ان کا جو ایگزٹ کے لیے راستہ تھا وہ دوسرا تھا. سو اگر آپ کے ذہن میں کہیں پہ یہ بات چل رہی ہے کہ جو انٹرویو دے کے نکلے گا ہم فوراً اس سے پوچھیں گے کہ آپ سے کیا کویسچن پوچھا, سو دیٹ واز لٹرلی امپاسبل آئی وڈ سے. تو میرا انٹرویو کے لیے کم از کم 7واں یا 8واں نمبر تھا. تو جب میں انٹرویو دینے کے لیے داخل ہوا, میں نے may I come in کہا, اندر داخل ہوا, اور میں ابھی چیئر کے پاس پہنچا ہی تھا. اس سے پہلے کہ میں خود کہتا کہ may I sit, چیئرمین صاحب جو تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹھیے, تشریف رکھیے. میں بیٹھا اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید اب مجھ سے کہا جائے گا انٹروڈیوس یور سیلف, لیکن انٹرویوز کے لیے یاد رکھیں کہ بعض انٹرویوز میں انٹروڈیوس یور سیلف کہا جاتا ہے, آپ کو کہا جاتا ہے انٹروڈیوس اپنے آپ کو کروائیں, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کچھ انٹرویوز میں کہ آپ کو جو ہے وہ خود آپ کا انٹروڈکشن پڑھ کے ایک مختصر سا ایک بریف سا آپ کو سنا دیا جاتا ہے. تو میرے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا. انہوں نے میرا نام دہرایا, انہوں نے کہا شیخ محمد سلیم شہزاد, آپ نے ایم فل فلاں یونیورسٹی سے کیا, آپ نے بی ایس فلاں جگہ سے کیا, وغیرہ وغیرہ. میری معلومات ہی میرے ساتھ شیئر کی. اور اس کے بعد ان کا پہلا کویسچن یہ تھا کہ شیخ صاحب آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے. تو اس سوال کا میں نے جواب کافی ریسرچ کیا ہوا تھا کہ اگر اس طرح کا کوئی ایک سوال پوچھ لیا جائے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے. میں نے ڈفرینٹ سورسز سے جو سیکھا وہ یہ تھا کہ اس طرح کا اگر سوال پوچھا جائے تو آپ کو بڑا ایک ہمبل سا اپنا اوپینین جو ہے وہ شیئر کرنا ہے پینل کے ساتھ. تو میں نے ایسے ہی کیا. میں نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو سرو مائی نیشن بائی اسٹارٹنگ ود مائی فیملی, بیکاز چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, اینڈ سیکنڈلی اف یور family members are not satisfied, how can you help your country in progressing? So I will start with my family. اچھا, اس کے بعد نیکسٹ ان کا جو کویسچن تھا چیئرمین صاحب کا وہ میری ایم فل کی ریسرچ جو تھی اس کے حوالے سے تھا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کس ٹاپک پہ ریسرچ کی. میں نے ابھی سمجھانے کے لیے تھوڑا بولا ہی تھا, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس انداز میں میرے ساتھ بیان کریں جیسے میں کلاس 10th کا یا FSC کا ایک بچہ ہوں اور آپ مجھے وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی ریسرچ کس حوالے سے تھی. تو میں نے اپنی ریسرچ کو شارٹلی آپ کہہ لیں کہ
लेस देन 30 सेकंड्स में बयान किया, और वो मैंने इस तरह किया कि मेरा काम जो था वो प्रोसेसर ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से था। प्रोसेसर ऑप्टिमाइजेशन यानी प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, जिससे कंप्यूटर्स की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी, और कंप्यूटर्स की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होने से फाइनली जो डिफरेंट आप कह लें कि लाइफ एरियाज़ हैं जहाँ पे भी कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे आसानियाँ पैदा होंगी। सो ये मेरा रिसर्च वर्क था। अच्छा, इसके बाद मुझसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो मेरे से पूछा गया कि अभी रिसेंटली हमने से मुराद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान ने एक इंडिया की ख़ास जो रिलीजियस कम्युनिटी है उसके लिए ख़ास काम किया है। वो क्या किया है वो आप बताएं। तो मैंने उनको बताया कि करतारपुर कॉरिडोर रिसेंट एक इवेंट है जो हमने इंडिया की सिख कम्युनिटी के लिए खोला है। तो नेक्स्ट उनका क्वेश्चन मुझसे ये था कि रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस जो है उसको हमारे इस फ़ैसले से, यानी जो हमने करतारपुर कॉरिडोर खोल कर सिख कम्युनिटी के लिए एक आसानी पैदा की है, इससे उनकी रूह को तकलीफ़ पहुंचेगी या सुकून मुयस्सर आएगा? तो मैंने कहा जी मेरे ख़्याल से तो सुकून मुयस्सर आएगा। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों है, क्योंकि साथ ही उन्होंने ये भी बात मेंशन की कि वो हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ जुल्म व ज़्यादती कर रहे हैं, हमारे हज़ारों कश्मीरी भाइयों को उन्होंने शहीद किया, हज़ारों हमारी बहनें जो थे उनकी इज़्ज़तें नोची गई वगैरह वगैरह। तो उसके बावजूद आपको लगता है? मैंने कहा जी मुझे लगता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अक़दस को इस स्टेप से तकलीफ़ नहीं पहुंचेगी, और उसकी वजह यह है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे सर आपने ख़ुद कहा, मैंने उनसे मुखातिबों को कहा कि जैसे कि आपने ख़ुद अभी क्वेश्चन में बोला है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस जो थी वो रहमतुल लिल आलमीन थी, तमाम जहानों के लिए रहमत थी। तो मेरा ख़्याल है कि उन्हें बिल्कुल भी अगर वो इस ज़ाहिरी दुनिया में मौजूद होते तो उन्हें इस स्टेप से कोई मेरा नहीं ख्याल के तकलीफ़ पहुंचती, बल्कि वो शायद इसको अप्रिशिएट करते, क्योंकि ये मुसलमानों का आइडियल मुसलमान के लिए ये एक आप कह लें कि उसके कोड ऑफ कंडक्ट का हिस्सा है कि वो कभी भी जो उसके साथ मिसबिहेव भी करे बंदा, उसके साथ जवाबन मिसबिहेव नहीं करता। ये हमारे पास अखलाकियात का एक आला मेयार हमें इस्लाम सिखाता है। तो मेरा ख्याल है कि उनकी रूह को इससे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचेगी, बल्कि शायद राहत ही पहुंचेगी। दूसरा सवाल जो इसके बाद तीसरा सवाल जो इसके बाद चेयरमैन साहब ने मुझसे किया था वो सवाल था कि हमने अरबों की दोस्ती में इसराइल के साथ जो है वो दुश्मनी एक बना रखी है, उनको हम तस्लीम नहीं करते। तो इतना अरसा गुजर गया, हमने ये काम किए हुए, एक स्टांस है उस पर हम कायम है, लेकिन अब अरब जो है वो ख़ुद इसराइल के जो है वो साथ मिल गए हैं, यानी जिस पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तो अब शुड वी रिव्यू ओवर फॉरेन पॉलिसी, दिस वाज द क्वेश्चन, कि क्या हमें अपनी खारजा पॉलिसी का उसका एहतिसाब करना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए, उसको रिकन्सिडर करना चाहिए या नहीं। सो मेरा इसमें जवाब था कि नहीं। उन्होंने वजह पूछी तो मैंने उसको कहा कि मुझे इसकी 3 वजूहात मालूम है, अगर आप इजाज़त दे तो। उन्होंने कहा श्योर। सो पहली जो वजह मैंने उनके साथ शेयर की वो ये थी कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि पाकिस्तान विल ऑलवेज फाइट फॉर ऑप्रेस्ड नेशंस, ठीक है। तो अगर ये फ़लस्तीन की बात करें, फ़लस्तीनी भी एक ऑप्रेस्ड नेशन है इस वक्त, तो उसके लिए एक स्टांस लेना, एक स्टैंड लेना, ये हमारे लिए अकॉर्डिंग टू द सेइंग ऑफ कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ये भी ज़रूरी था। दूसरी रीज़न ये है कि अगर हम राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो पैलेस्टीनियंस का है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो फिर कश्मीर काज भी हमारी जो है वो वीक हो जाती है, वहाँ पे भी फिर हमें स्टेप बैक होना पड़ेगा। और थर्डली जो एक हमारा रिलीजियसली एक सेंटिमेंट्स हैं वो भी मुंसलिक हैं, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस से, उस मस्जिद से, मस्जिद अक्सा से। सो इसलिए भी हमें इस स्टांस के साथ जुड़ा रहना चाहिए। जो मर्ज़ी हो जाए, अरब बेशक जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, जो ओपिनियन उनका हो वो बेशक चेंज करते रहें, हमें नहीं करना चाहिए। सो ये मेरे कुछ जनरल क्वेश्चंस थे जिन पे मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। उसके बाद नेक्स्ट जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो मेरे दाएं जानिब थे उनसे कहा कि अब आप क्वेश्चन पूछें। तो उन्होंने मुझसे सीरीज़ के हवाले से क्वेश्चंस पूछे थे। इसके अलावा उन्होंने मुझसे फंक्शनल एनालिसिस और प्योर के कुछ सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस जो थे वो भी पूछे थे। स्पेशल फंक्शंस एक सब्जेक्ट है, उसके कुछ क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे थे। क्वेश्चंस मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, जो याद हुए इंशाल्लाह मैं आपके साथ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इसके बाद सेकंड जो हमारे पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थी मैडम, उनकी तरफ इशारा किया गया। उन्होंने मुझसे मोस्टली FSC लेवल के कुछ क्वेश्चंस पूछे, इंटीग्रेशन
एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो है उसके हवाले से, हाउ इट रिलेट्स डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, इसके अलावा बीएससी लेवल के कैलकुलस के मेथड्स के बुक के कुछ सवाल जो थे मैट्रिसेस के हवाले से, डिटर्मिनेंट्स के हवाले से, और आई थिंक सीरीज़ के हवाले से उन्होंने भी कुछ क्वेश्चन पूछे। तो ये मेरा मुकम्मल इंटरव्यू था। इसके बाद चेयरमैन साहब ने मुझे कहा कि थैंक यू सो मच, और उसके बाद मैं कमरे से बाहर आ गया। उसके बाद एक लंबा इंतज़ार करना पड़ा, कम से कम 8-10 माह, और फाइनली 14 सितंबर 2020 को, आप लोग जानते हैं 2021 को सॉरी, मेरा रिज़ल्ट फाइनली अनाउंस हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिलेक्टेड हूँ। इस वक्त मेरा मेरिट में नंबर 19 है, आप लिस्ट में से देख सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए एंड पे एक बात शेयर करना चाहूँगा, और वो ये है कि इस सारे सफ़र में जिस चीज़ ने मुझे कंटिन्यूसली मोटिवेट किए रखा वो था कि मुझे अपनी हालत जो है मौजूदा इसको बदलना है, मुझे कुछ गेन करना है लाइफ में, और उसके लिए मुझे बहुत सारी मोटिवेशंस और भी मुयस्सर थी। मेरी आसपास के रहने वाले कुछ लोगों में, मेरे दोस्तों में बहुत सारे लोग जो हैं वो लेक्चरर हैं माशाल्लाह ऑलरेडी, दैट वाज अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी। मैं आप लोगों को एक आखिरी नसीहत करना चाहूँगा, और वो ये है कि, और ये मेरी फेवरेट कोटेशन है कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट यू हैव टू बर्न योरसेल्फ लाइक इट। ठीक है जी, thank you so much, and I hope you will act upon all the advices that I have shared with you people, all the motivation that I have given to you, you will try to follow it, and I hope that inshallah in future you will share your success stories with me. Thank you so much, stay blessed, and yes, don't forget to like my video, subscribe my channel, and share this video as well. Thank you so much.